एक किसान अगर अपनी भैंसों के साथ एक घोड़ा बच्चा पाल लेता है तो ये 1 साल 1.5 साल बाद उसका एटीएम कार्ड है, उसकी कमेटी है, वो जब मर्जी कैश कर सकता है। ये जिस घोड़े पे आप हैं इसके बच्चे 8 से 10 लाख के बिक जाते हैं। उसके अलावा जो बच्चा है वो टोटली हमें एज अ बोनस मिलता है तमाम खर्चे निकाल के। ये वो हॉर्सेज हैं जो कि प्योर ब्रीड के हैं, थारोब्रेड हैं, क्रॉस हैं, अरब के साथ जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अगर वो इधर पाकिस्तान में वो ब्रीडिंग करें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। नाज़रीन, घोड़े पालना जिसे हॉर्स ब्रीडिंग कहते हैं दुनिया का सबसे कदीम तरीन पेशा है। इंसान घोड़े को नकलो हमल के लिए, जंगी मकासद के लिए और खेल, नेज़ाबाजी, पोलो और टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए घोड़ा पालन जो इंडस्ट्री आज के किसान के लिए, इसको माशी इस्तेकाम के लिए बेहतरीन साबित हो रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 0.4 मिलियन घोड़ों की पॉपुलेशन है और हम दुनिया में 8वें नंबर पे हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि हमारे फार्मर किस तरह एक मखलूत तर्ज़ फार्मिंग को लेके अपनी फसलों के साथ साथ घोड़े की फार्मिंग करके अपने लिए बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम मौजूद हैं मराका स्टाफ में जो खुदपुर गांव है और यहाँ पे एक मेडो रिजॉर्ट है जहाँ पे घोड़ों की टूरिज़म कराई जाती है, इनकी ब्रीड कराई जाती है। आइए मेडो रिजॉर्ट की सैर करते हैं, आइए मेरे साथ। अभी मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है उमर कमाल साहब जो कि लाहौर टेंट पैकिंग क्लब के CEO हैं। इनसे बात करते हैं। उमर कमाल साहब, बताइएगा जो घोड़ों का शौक़ कब से है और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है घोड़ों के वाले से? ये शौक़ हम जी लास्ट में हमारे फादर से जनरेशन से आ रहा है, तो मैं सेकंड जनरेशन हूँ। 50 साल से हम ये शौक़ रखते आ रहे थे। जब मैं मैट्रिक में आया उसके बाद फिर मैंने इसको शौक़ को फिर मैंने टेक ओवर किया और 25 साल हो चुके हैं मैं इस शौक़ को मैं लेके चल रहा हूँ लाहौर के अंदर। शौक़ का तो ये आलम है जी हमारा, जैसे हमारे घर में ऑफिस बात वो लगाया हुआ, रिक्शा लगाए हुए, डाला लगाया, पिकअप लगाया हुआ है। जब वो बंद कह देता है मैं नहीं आ सकता तो अपनी मर्सिडीज़ गाड़ियों में ना घोड़ों के पट्टे वट्टे लेके आते हैं सर। तो लोग हमें हैरान होते हैं कि क्या मर्सिडीज़ आपने पट्टों में लाने के लिए रखी हुई। गुलबर्ग में मेरे फादर ने घोड़े रखे हुए थे घर में, पीछे स्टेबल बनाए हुए थे, तो 40 साल से घोड़े वहाँ थे। वो शौक़ मुझे आया। मतलब ये शौक़ ऐसा है कि इनहेरिटेंस आता है। ये शौक़ आपको बहुत सी आजकल इसे मोबाइल बुराइयों से दूर रखता है और एक अच्छा शौक़ है। हमारे जू पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शौक़ रखा। इस शौक़ को मैंने कैरी ऑन किया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात ये, इस शौक़ को ठीक है ये महंगा है बट इस शौक़ को पोटेंशियल होता है। जैसे हम पहले जाते थे, आज बचपन में हम जाते थे घोड़े लेने के लिए, तो हर डेरे पे कोई ना कोई छोटा जिम्मेदार है या बड़ा जिम्मेदार है, उसके डेरे पे अच्छा खूबसूरत घोड़ा बंधा होता था। वो एक किस्म की कमेटी थी, वो पूरा साल उस घोड़े को संभालता था और जब उसकी ज़रूरत बेटी की शादी या घर बनाना या किसी को देना तो वो उस घोड़े को उस वक्त बेच के वो अपने काम पूरे कर लेता था। अब आप किसी जाते हैं ज़मीनों पे, किसी बकर सरगोदा कहीं भी जाते हैं गाँव, वहाँ पर पास घोड़े नज़र नहीं आएंगे। एक बड़ा जिम्मेदार होगा उसके डेरे पे घोड़े नज़र आते हैं और घोड़ों के इसलिए बड़ा शौक़ कम हो गया। लोगों का जो ज़हन है वो और तरफ जा चुका है। इसके साथ मुआशरत जुड़ सकती है, तो इसका कोई मॉडल आपके ज़हन में है तो वो बताएं हमें। जी बिल्कुल, इसका मॉडल ये होता है, देखिए अगर कोई बंदा जिम्मेदार है वो घोड़ी रखता है, उसको अगर हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से, हम उसको कहते हैं यार आप इस घोड़े से इसका मेड करा, इसका ये बाप हो ये माँ हो, आप इसको पालें, खर्चा करें। जब घोड़ा पैदा होगा उसके बाद 6 महीने बाद जब घोड़ा दूध छोड़ता है उसके बाद घोड़ा हम उसे ख़रीद लेंगे। ठीक है, इस वक्त घोड़े की कीमत बच्चा भी अच्छा बच्चा जो है वो 10-12 लाख का है। एक किसान अगर अपनी भैंसों के साथ एक घोड़ा बच्चा पाल लेता है तो ये 1 साल 1.5 साल बाद उसका एटीएम कार्ड है, उसकी कमेटी है, वो जब मर्जी कैश कर सकता है। उसको किसी से उधार मांगने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर में खुशहाली रहेगी। उमर साहब, कौन सी घोड़ों की ऐसी ब्रीड है जो आप समझते हैं पाकिस्तान के पास अल्लाह ने ऐसा अनमोल तोहफा में दिया जो दुनिया में हम रूल कर सकते हैं? पाकिस्तान में घोड़ा नुकरा जो है आज अच्छा घोड़ा है 40-50 लाख का मिलता है, तो 40-50 लाख का घोड़ा घर आता है, लेकिन लोग अब घोड़े भी इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं अच्छे घोड़े के ऊपर। घोड़े की रिक्वायरमेंट के लिए किस तरह का घर बनाया जाता है वो थोड़ा सा गाइड। घोड़े को एक कंफर्टेबल जगह चाहिए, उसको 15 बाय 12 का कमरा दे दीजिए, ऊपर चाहे वो टाइलें लगवा के मिट्टी करवा दें, कच्ची रहे, उसमें कोई बात नहीं, घोड़ा उसमें खुश रहता है। घोड़ा ठंडा गर्मी में उसके लिए बड़ी अच्छी छत रहती है, ठंडी रहती है। अगर हमने आम सादा उसको पाल के बेचना ही है तो किस तरह की खुराक उसको खिलानी चाहिए? लुसन से अच्छी घोड़े की कोई खुराक नहीं है। उसके बाद आते अगर आप कर सकते हैं इसको सूखी जवी डालें, दाना डालें, जौ डालें, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरह करने सकते हैं, लेकिन लुसन इसकी बेसिक खुराक है। जो जिम्मेदार अपने वहाँ पे अगर 1 किला लुसन लगा ले उसका आराम से 1-2 घोड़ियाँ पल सकती हैं उस लुसन के ऊपर। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जो लाखों के हिसाब से घोड़े रखते हैं, तो ओवर पॉपुलेशन होती है, तो क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल एक्सपोर्ट में कितना पोटेंशियल है? हमारे रेस के लिए, पोलो के लिए हम जो बाहर से घोड़े मंगवाते हैं, देखिए हमारे पहले हमेशा से ही कच्चे से घोड़े लेके आए जाते थे, तो इस पर अब हमें गवर्नमेंट को चाहिए इसे सपोर्ट करें। पीछे गाँव में लोगों ने घोड़ों शौक कम कर दिया हुआ है। जैसे नेज़ाबाजी है, पहले कम हो गई, अब नेज़ाबाजी इतनी इस वक्त हुई हुई है कि आप देखें एक मेले पे 1000 घोड़े आए होते हैं
तो ये बड़ा शौक़ पैदा हो गया है दोबारा से। मेरे साथ अभी मौजूद हैं आमिर मुनव्वर सदीक साहब, ये वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं नेज़ाबाजी के। थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई, इससे शुरू करते हैं कि ये जो पोलो लफ्ज़ जो है ये तो अंग्रेज़ों का लफ्ज़ फील होता है। हमारी ट्रेडिशनल गेम्स थी, पाकिस्तान की गेम थी, इंडिया की थी, इसकी हिस्ट्री क्या है? लेकिन जो अगर आप पोलो की बात करें तो पोलो तो एक डेफिनेटली एक ब्रिटिश नेम है, अंग्रेज़ों को दिया हुआ नाम है। लेकिन इसको पहले मुग़ल दौर में और उससे पीछे चले जाएं तो इसको चौगान कहा जाता था। ये पिछले 2-2.5 हज़ार साल से जो है इसका हिस्ट्री चल रही है। तो ये तो अभी जो पोलो है ये तो इन्होंने को 150-200 साल पहले आके तो ब्रिटिश और देन अर्जेंटीनियन टुक ओवर, बिकॉज उधर एक माहौल ऐसा अच्छा था घोड़ों का कि वहाँ से ये लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स बन गए। मैं स्टार्ट ऐसे ही करूँगा कि इसका भी जो पहले नाम था वो मियाँ वाली के इलाके में इसको चपली के नाम से कहा जाता है, चपली। अब चपली दौड़ने जनाब, इस तरह की गल मेले होते थे और उसमें नेज़ाबाजी कहा जाता था कि ये नेज़े के साथ क्योंकि आप करते थे। तो टेंट पैकिंग तो एक ब्रिटिश नेम दिया हुआ है ना जी। और मैं वैसे इस नाम से इत्तेफाक इसलिए नहीं कहता, ये स्किल एट आर्म्स ज़्यादा कि ये आपकी स्किल है, जो वेपन्स पुराने दौर में वॉर्स में तलवार और नेज़ा इस्तेमाल होता था, उससे ये जो थी ना नेज़ाबाजी का नाम स्टार्ट हुआ। ये गेम बढ़ रही है पाकिस्तान में, इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। गेम में काफ़ी देर से मेरी वाबस्तगी है HSN कॉलेज से, और HSN कॉलेज में क्योंकि बिल्कुल यंग टीनेजर होते हैं आप, और उसके बाद मुझे बड़े अच्छे मेंटोर और गॉडफादर कह लें आप, नवाब मलिक अता साहब से मेरी इंट्रोडक्शन हुई जी, उनसे इंट्रोडक्शन हुई। तो उन्होंने फिर मुझे इस गेम का होराइज़न बताया कि ये सिर्फ HSN में नहीं खेली जाती, ये पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन गेम है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल भी ये गेम की जाती है। यानी कि उन्होंने पहला एक इंटरनेशनल टूर लगाया सन 82 में हाइड पार्क के अंदर लंदन में, और वहाँ की तस्वीरें भी हैं मलिक अता साहब की। पहले बहुत अच्छी ब्रीड थी, बीच में आके थोड़ा सा इसका शौक कम हुआ लोगों को, ये क्रिकेट बीच में आ गई, लोग क्रिकेट के पीछे लग गए। अपनी सकाफती जो गेम थी घोड़सवारी ज़िम्मेदारों की, क्योंकि हर डेरे पे आप देखते थे पहले ज़माने में एक रेड़ा होता था, एक घोड़ा या घोड़ी रखी होती थी, ब्रीडिंग के हवाले से भी ब्रीड होते थे, तो वो उसको उन्होंने चेंज कर दिया मोटरसाइकिल से। इससे वो गेम जो थी वो बिल्कुल सवारी जिसे कहते हैं वो बिल्कुल कम हो गई। लेकिन अब दोबारा इसको शौक जो है वो बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये घोड़सवारी और ये चीज़ें ये तो हमारे मज़हब का भी हिस्सा थी, हमारे कल्चर का हिस्सा थी। कौन सी बेस्ट ब्रीड्स होती है? जी, हमारे जो पाकिस्तान में पसंद की जाती है वो तो देसी हमारा लोकल ब्रीड है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो लोग पसंद करते हैं। उसमें खासियत होता है कि वो बड़ा हॉट ब्लडेड घोड़ा होता है हमारा, जो देसी घोड़ा होता है। तो जबकि ये थॉरब्रेड जो होते हैं ये ज़रा जिसे कह लें आप ज़रा सॉफ्ट होते हैं, इनमें इतना वो लचक जिसे कहते हैं लचकें नहीं होती जिस तरह हमारे देसी घोड़े में होती है। और देसी से मुराद बहुत सारी फिर आगे ब्रीड्स हैं, जैसे शीर नस्ल है, अनमोल नस्ल है, फिर बरालों की नस्लें हैं, फिर रावी की नस्ल है, और काफ़ी सारी सिंधी नस्लें हैं। तो अब जो है कुछ अरसे से, कोई पिछले 10-15 सालों से कुछ ज़मींदारों को शौक़ हुआ, बिकॉज वजह यह कि इनकी कीमतें जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। अब लोग पहले कहते थे हम घोड़ा क्यों रखें, हम भैंस रख लेते हैं। तो अब वो भैंस की कीमत 4 से 5 या 6 लाख, हर 10 लाख। तो घोड़ा अगर आप ब्रीड करते हो तो घोड़ा पैदा होते ही 5 लाख रुपए का अच्छा घोड़ा, अच्छा, और बछेरा जो है वो 10 लाख रुपए का आपको अब भी बिक रहा है। जब आप बात करते हैं ब्रीडिंग के हवाले से, तो साथ वाला हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो अपनी लोकल ब्रीड को बहुत ऊपर ले गया। मारवाड़ी कहते हैं या काठावाड़ी उनको कहते हैं, तो उधर मतलब है करोड़ों में जाता है ये घोड़ा। पाकिस्तान में भी अगर मैं यही आपके चैनल के हवाले से कहूँगा कि अगर ज़िम्मेदार इसको ज़रा समझ के तरीके से ब्रीडिंग के हवाले से किसी से समझदार इंसान से कोई ले लें कि जी कौन सा घोड़ा किस घोड़ी के साथ मिलाया जाए तो एक अच्छी नस्ल मिले, तो वो घोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और वो अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बड़ा किरदार होता है, गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करे और हम एक अच्छी पॉलिसी बना के अपने घोड़ों की इस ब्रीड को इंटरनेशनली फेमस कर सकें। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। एक ज़माने में हॉर्स एंड कैरेट शो होता था आपके सामने, ये 60s का अवामी मेला जिसे कहते थे, तो उसमें आप देखें कि हुकूमत ही करती थी नहीं, सारी लाइफ स्टॉक वाले करते थे। ये तो हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी इसके पे की जाए। तो आप बताइए कि आप इंटरनेशनली कौन कौन से मुकाबले विन कर चुके हैं और आपका टाइटल्स क्या है इंटरनेशनल को लेकर? मैं जब HSN कॉलेज में 1987 में मैंने
एचएसएन को जब एज ए कैप्टन मैंने छोड़ा तो उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया। तो पहला मेरा जो मुकाबला था इंटरनेशनल वो पाकिस्तान में ही हुआ, जिसमें कि इजिप्ट और इंडिया की टीम आई हुई थी और ये एचएसएन कॉलेज में ही किया गया। यानी कि पहला नेज़ाबाजी का इंटरनेशनल मुकाबला पाकिस्तान की सरजमीन पे एचएसएन कॉलेज में हुआ। ठीक है जी। और ये 1988 की बात है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा करियर इंटरनेशनल। और उसके बाद फिर हम 89 ये सारे बैच, मेरे बैच के ऊपर जो जितने भी साल लिखे हुए हैं, तो ये सारे ये वो बताते हैं कि हर साल जिस साल में मैंने इंटरनेशनल मुकाबला जीता, 2006 में मैंने कप्तानी ले ली, गोल्ड मेडल जीते। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह ने कामयाबी दी। जी अभी मेरे साथ मौजूद है जी बाबर कयूम राजा साहब और इनके फार्म के ऊपर मैडो रिजॉर्ट पे मौजूद हैं। बाबर भाई थैंक यू वेरी मच। आज मैडो रिजॉर्ट के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। ये जो मैडोज रिजॉर्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के टूरिस्ट आते हैं आपके पास? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो एक नेचर को एंजॉय करने आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह के घोड़े हैं, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, इंडोर आउटडोर गेम्स हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में होते हैं तो डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी जगह पे जाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं और यहाँ पे टाइम गुजारते हैं। तो ये किस तरह की फार्मिंग करते हैं, ये घोड़ों का कम्बिनेशन जो है ये किस तरह बाकी फार्म के साथ आपने जुड़ा हुआ है? जब हम तारिक भाई घोड़ों की बात करते हैं तो घोड़ों को रखना एक तो ये कि बाइस बरकत है फार्म के लिए, दूसरा ये इटसेल्फ अपनी ब्रीडिंग कर रहे होते हैं और राइडिंग के साथ साथ हमें हर साल इनसे एक बच्चा मिलता है। बिल्कुल। और अगर उसको हम सेल करना चाहें तो वो भी अच्छा उसकी एक इकोनॉमिक्स बन जाती है। तो घोड़े अपना खर्चा खुद निकालते हैं और ना सिर्फ अपना खर्चा खुद निकालते हैं बल्कि कुछ ना कुछ कमा के भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी बाबर भाई कितनी घोड़ियाँ जो कौन कौन सी ब्रीड आप यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास एक थोरोब्रेड है, उसके अलावा हमारे पास देसी घोड़ियाँ हैं और ज़्यादातर हम नेज़ाबाजी के शौकीन हैं। तो हम बहुत दफ़ा जो थोरोब्रेड घोड़ियाँ उनको भी देसी जो हमारी अच्छी ब्रीड्स हैं उनके साथ क्रॉस करते हैं। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में घोड़े लेते हैं वो भी ये देख रहे होते हैं कि अगर मिक्स घोड़े हों तो वो बहुत अच्छे होते हैं, समझदार भी होते हैं और नेज़ाबाजी भी अच्छी करते हैं। बाबर भाई ये अभी इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बताएं हमारे किसानों को कि अभी आप घोड़ी का जो एक बच्चा होता है वो कितने का सेल होता है, जो हमारे किसान हैं अगर वो इसको ब्रीड को लेते हैं, इस फार्मिंग को करते हैं तो कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं? ये जिस घोड़े पे आप हैं इसके बच्चे 8 से 10 लाख के बिक जाते हैं। ठीक। और इसका टोटल ये कि ये राइडिंग भी करा रहा होता है। हम जब हमारे पास लोग आते हैं हम उनसे राइडिंग के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो बच्चा है वो टोटली हमें एज अ बोनस मिलता है तमाम खर्चे निकाल के। थोरोब्रेड घोड़े हैं उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारी नस्लें हैं। इस तरह जो देसी घोड़े हैं उसको उनकी भी बहुत सारी नस्लें हैं। और पाकिस्तान के अंदर असल में देसी घोड़ों का उस लिहाज से वो जो एक ब्लड लाइन है वो बनाई नहीं गई, लेकिन ये कि अब वो भी शुरू की जा रही है और पेडिग्री और सारा चीज़ें वो भी चल रही हैं। लेकिन ये कि जिनके पास ये घोड़े हैं उस उनके पास ख़ानदानों से और सदियों से हैं तो उनके पास उनकी प्रॉपर ब्लड लाइन चल रही है। और इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे एक और जो है वो है पोनी घोड़े, जो शटलैंड पोनीज होते हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है उनसे बहुत अच्छी चलती है। ये आप लॉन्स देख रहे हैं या जितना भी घास उगता है इसके लिए हमने कोई मशीन यूज़ नहीं की भी। यही घोड़े जो है हम छोड़ते हैं तो वो ये इनको काट भी देते हैं, घास भी काट देते हैं, उनकी खुराक भी सबसे अच्छी खुराक ये वो खा भी लेते हैं। और उसके साथ साथ हमें उनका बच्चा मिलता है जो 10 से 12 लाख का बच्चा मिलता है। तो ये फार्म के लिए जो एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स है जो घोड़ों की तरफ से भी आ रही है। बिल्कुल। हमारे किसान घोड़ों को पालते हैं तो आप किस तरह उन लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि वो कौन सी ब्रीड पालें और किस तरह उसको बेच सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा गाइड करें हम। देखिए पाकिस्तान में हर किस्म के घोड़े की डिमांड है। जो इम्पोर्टेड घोड़े हैं वो अगर आप प्रॉपर्ली इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेड घोड़ों में इकोनॉमिक्स उसी वक्त बनती है जब लोकली आप उसको ब्रीड करते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान में हर किस्म के घोड़े की जो ब्रीडिंग है उसका स्कोप है। आप किसी में भी आना चाहें, किसी को थोरोब्रेड पसंद है, किसी को देसी पसंद है, किसी को पोनी शटलैंड वगैरह पसंद है, अपने अपने शौक़ की बात है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा अगर लाहौर के लोग, बिल्कुल लाहौर के अंदर आपका मैडोज फार्म है तो लोग आपसे कहाँ आ सकते हैं, इसका थोड़ा सा तफसील से एड्रेस बता दें इसका ज़रा। ये जी मुल्तान रोड पे लोहारा वाला खूह मराका स्टॉप है
और वहाँ से आप खुदपुर की तरफ चलते हैं तो 2 किलोमीटर पे फार्म है हमारा। मेडोज़ रिजॉर्ट्स आप गूगल मैप पे लगाएंगे तो यहाँ का सारा आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ meadowsresorts.pk हमारी वेबसाइट है, उसमें भी सारा डिटेल। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर महबूब भट्ट साहब, जो कि स्पेशलिटी है इनकी वेटरनरी डॉक्टर हैं और घोड़ों को समझते हैं। इन्होंने हेड किया है जो हमारे सरगोदा रिमोट डिपो को भी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि जो घोड़ों की जो ये इतने बड़ा पालन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, कि हमारे अगर फार्मर्स को लेते हैं, जो फार्मर लेवल की जो बात है वो है कि हमारा जो किसान है वो उसको कितना यूटिलाइज़ कर रहा है। अभी जो मॉडर्न दौर है उसमें तो यही है कि ट्रैक्टर ने जगह ले ली है, लेकिन इसको एज आ इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ ज़राए के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इक्वेस्ट्रियन गेम्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट है रिक्वायर्ड है। और जिस तरीके से ब्रीडिंग के दौरान जो अच्छे ब्रीड के जो एनिमल हैं अगर उनको ब्रीड करवाया जाए तो जो हमारा जो फार्मर है जो या इक्वेस्ट्रियन गेम्स के जो काम लेने वाले हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो इधर इक्वेस्ट्रियन गेम्स में जो इस्तेमाल होते हैं घोड़े, उसमें अरब हॉर्सेस हैं, थारोब्रेड हैं, हैनोवेरियंस हैं, फिर क्लीवलैंड हैं, फिर ये वो हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। उसमें इक्वेस्ट्रियन गेम्स भी हैं, उसमें इक्वेस्ट्रियन गेम्स में मुख्तलिफ ज़्यादा पोलो आ जाता है, शो जंपिंग आ जाती है, फिर टेंट पैकिंग आ जाती है। फिर इसमें हमारे कुछ अपने ब्रीड के भी, पाकिस्तानी ब्रीड के लोकल कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे लोकल इधर ब्रीड है उनकी इन ब्रीडिंग हो के उसकी जो ब्रीड की जो अपनी स्पेशलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसके लिए ये है कि जो आजकल जिस तरीके से आप ये हॉर्सेस देख रहे हैं या पीछे जो पोलो ग्राउंड है, इसमें जो पोलो के हॉर्सेस हैं, ये वो हॉर्सेस हैं जो कि प्योर ब्रीड के हैं, थारोब्रेड हैं, क्रॉस हैं इसके साथ अरब के साथ। तो इनकी जो ब्रीडिंग है, अगर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अगर वो इधर पाकिस्तान में वो ब्रीडिंग करें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी तो पाकिस्तान के अंदर ना बड़े ही इसमें गैजेटरीज आ चुकी हुई हैं। इवन अभी इसके ऊपर आर्मी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये इस इंडस्ट्री को और मज़ीद एनहांस कर सकता है। तो इसमें डॉक्टर साहब जिस तरह अभी जो फीमेल हॉर्स होती है उसको प्रेगनेंसी का एक साल में कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट होती है, कितने बच्चे दे पाती है? ये एक साल में एक ही बच्चा होता है, क्योंकि इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड से मुराद ये है कि एक हॉर्स जो है वो पेट में कितनी देर तक बच्चा रखता है। तो 326 दिन से लेके 354 दिन की इसकी जो है ना प्रेगनेंसी, तो ऑलमोस्ट एक साल का ही प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। तो एक साल में 3 साल में ये मैच्योर हो जाती है, 4 साल में मैच्योर रहती है, डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूट्रिशन और उसकी जो यहाँ पे उसको आपने हाउसिंग में रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये है कि जो एनिमल्स हैं उनकी वेल कीपिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, इसकी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, उसकी फीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा गाइड कर दें, वेल कीपिंग के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का एनवायरनमेंट जो है ये जानवर है, इसमें हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो और एरी हो। जो हमारा चूँकि सीज़न है इधर हॉट सीज़न है, इस सीज़न में जो है ना गर्मी बहुत है, उसमें हमें जो है ना वेंटिलेशन की लिए ज़रूरत होती है। जो हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेशली उन्होंने उस पर पंखे लगाए होते हैं और वेल वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया हो जाता है। पंखे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस हैं वो लगा लेते हैं। तो उनसे ये है कि अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। और यही है कि एनिमल्स को जो है ना एक अच्छी स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है ताकि जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। ऐसा इसमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमारे किसान जो हैं, हमारे लोग किस तरह हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या हमारे मिलिट्री सेक्टर में, क्या आम लोग उनसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं अगर उनके पास किस तरह की बीमारी आती है? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। इधर इस वक्त लाहौर में एक राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल है
जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। ठीक। इस हॉस्पिटल में, ये एक्चुअली अमेरिकन बेस्ड हॉस्पिटल है, उन्होंने अपना एक अपनी ब्रांच इधर पाकिस्तान में खोली है। जब आप इसको विज़िट करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप ना एक किसी बाहर की किसी एरिया में आप उसमें फिरें। अभी उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं? उसमें फैसिलिटीज़ ये हैं कि वो बेसिकली है पेट्स का हॉस्पिटल, लेकिन इक्वाइंस की फैसिलिटी भी उसके अंदर है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। जो गैजेटरीज़ हैं वो गैजेटरीज़ हैं जो कि एनिमल्स के लिए ख़ास तौर पे इंटरनेशनली रिकमेंडेड गैजेट्स हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल किए उधर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है। ये पाकिस्तान में लेज़र ट्रीटमेंट सिर्फ इन लोगों के पास है, राउंड लेक हॉस्पिटल में। फिर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, फिर एक्सरेज की फैसिलिटी है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर डॉक्टर महबूब भट्ट साहब। आपने देखा कि घोड़े पालन ना सिर्फ एक शौक है, गेम है, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरी मैशत को सहारा देने के लिए एक बेहतरीन जरिया भी साबित हो रही है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तिरवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।